मोदी जी, अगर हमारे बिहार और रक्सौल के किसी भी स्टूडेंट को अगर खरोच तक होती है तो ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा और आपके मित्रों चित्रों पित्रों का जो है ना उसको जो बंद कर दिया जाएगा, मतलब कि आपका लोटिया जो है उसको गुल कर दिया जाएगा। यहाँ पे अखिलेश दयाल जी हमसे बात करना चाहते हैं। अभी जो स्थिति हुई है, रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है और वहाँ पे छात्र क्यों फंसे हुए हैं? मैं इतिहास के पन्नों को थोड़ा पढ़ दूँ आपके सामने। जब सेकेंड वर्ल्ड वार की हो रही थी शुरुआत 1939 में, उस समय मात्र 2 देश का मिलन हुआ, इटली और जर्मनी। मुसोलिनी और हिटलर के मिलने से द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। लेकिन लड़ाई का अंत कब हुआ? 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर और नागासाकी पर जब परमाणु बम गिराए गए, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार का अंत हुआ। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार का अंत हुआ जिसका असर आज 21वीं सदी के बच्चों पर है। 100 बच्चों का जन्म होता है, 100 बच्चों में कम से कम 5 बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि उसी दृष्टिकोण को देखते हुए यूक्रेन में जब रसिया की गतिविधियों को देखा तो यूक्रेन ने अपना काम यह किया कि जगह जगह बंकर बनाए और जो विद्यार्थी हमारे रहते हैं उन बंकरों में बच्चों को सुरक्षित किया गया। लेकिन जब आज इस स्थिति यह है युद्ध की कि विगत 72 घंटों से लड़ाई चल रही है और 72 घंटों में क्रीमिया यूक्रेन जो है अपना नतमस्तक नहीं गिरा पाया है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अगर न्यूक्लियर बम का अटैक हो जाता है, परमाणु बम का अटैक हो जाता है, जिसका असर देश के हमारे भविष्य जो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे मध्यम वर्ग के परिवार के लड़के, गरीब वर्ग के लड़के, मजदूर वर्ग के लड़के, जिनके अंदर की आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं कि जब मैं डॉक्टर बन के आऊँगा अपने गांव में, अपने जिले में, अपने ब्लॉक में एक ऐसी समाज की स्थापना करूंगा कि हमारे लोग बीमारी के अभाव में मरने का काम न करें। लेकिन यह सरकार स्वास्थ्य के नाम पर, यह सरकार शिक्षा के नाम पर, यह सरकार उगाही के नाम पर वैसे लोगों को मारने का और हत्या करने का काम करती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी विदेश नीति और भारत सरकार जो है रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध से लाभ कमाना चाहती हो, जैसे प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने कमाया था? बातें करने से नहीं होता। मैं आपको याद दिला दूं, जब इंदिरा जी हमारी देश की बेटी होते हुए और जब वो प्रधानमंत्री थी तो हमारे देश के जो उस समय विपक्ष के नेता थे, नहीं है, दिग्वंत हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था और आडवाणी जी ने कहा था कि ये देश की चंडी है और चंडी की अवतार है। मैं आपको बता दूं कि जब पाकिस्तान का और भारत की लड़ाई हुआ करती थी, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण करने का काम किया था। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई को देखते हुए उन्होंने बांग्लादेश को चीरकर बांग्लादेश निर्माण करने का 1971 में काम किया। लेकिन कभी भी उन्होंने मीडिया में आकर यह बात बताने का और पीठ थपथपाने का काम नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रसिया और यूक्रेन के बीच से युद्ध से भारत लाभ कमाना चाह रहा हो कि हम भी मजबूत राष्ट्र बन जाएंगे? परस्पर देखा जाता है, इतिहास में भी जिक्र है कि रसिया भारत का बेहतर दोस्त है। लेकिन जिस प्रकार हमारे कर्नाटक के दोस्त छात्र हमारे भाई नवीन की हत्या भारतीय दूतावास के रिपोर्ट के अनुसार रसिया की गोली लगने से हुई है, इससे स्पष्ट होता है कि रसिया कहीं ना कहीं तानाशाह के रूप में यह दर्शाना चाहता है कि हम देश पर, हम विश्व पर राज करना चाहते हैं और ऐसे ऐसे यूक्रेन के पास या आसपास कोई भी इसका समर्थन करेगा उसका हश्र नवीन की तरह ही करेंगे। लेकिन रसिया समझ ले, व्लादिमीर पुतिन तक मेरी आवाज अगर जा रही होगी, वहां के राष्ट्रपति की मैं बात कर रहा हूं, जा रही होगी, भारत का घर का एक एक बच्चा निकलेगा और अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। यह देश की सरकार बता रही है कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। सरकार बिक चुकी है, सरकार अडानी अंबानी से सौदा कर चुकी है। देश के चौकीदार के हाथ में उन्हें सरकार देने का काम किया था, लेकिन यह चौकीदार कम और वफादार अडानी अंबानी के ज्यादा। अभी इतिहास की बात करें तो एयरलिफ्ट और बेल बटन जैसी बहुत सारा घटना हुई है जिसमें फिल्म भी बना है, लेकिन अभी की स्थिति को देखते हुए नहीं लग रहा है कि उसके इतिहास को दोहराया जा रहा है। अभी एयरलिफ्ट जो कराया गया था, अभी हाल फिलहाल अक्षय कुमार का एक फिल्म आया था खाड़ी युद्ध में ही। मैं आपको बता दूं 1990 की यह बात है, जब खाड़ी युद्ध हो रहे थे उसमें हमारे देश के 2.25 लाख लोग फंसे हुए थे और 2.25 लाख लोगों को उस समय के तत्कालीन विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा 2.25 लाख लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर एयरलिफ्ट के द्वारा सकुशल भारत लाने का काम किया गया था। लेकिन इंद्र कुमार गुजराल ने कभी पीठ थपथपाकर, चाहे वो संसद भवन हो, चाहे वो देश का गरिमा का
जनता के बीच की बात हो या मंच हो, वहां उन्होंने कहने का काम नहीं किया कि हमने खाड़ी युद्ध की लड़ाई में 1990 की खाड़ी युद्ध की लड़ाई में 2.25 लाख लोगों को कराने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 2019 में जब पुलवामा में हमारे देश के 44 जवान शहीद हो जाते हैं और जब देश की जनता पूछती है इतने ज्यादा जम्मू कश्मीर में जब 144 लगा हुआ था, उस समय 350 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया? मोदी जी बताइए, अमित शाह जी बताइए। तो कहते हैं कि हमने बदला ले लिया। कहाँ बदला लिया जी? तो हमने पाकिस्तान में घुस कर बदला लिया। लेकिन घुस कर बदला लिया, लेकिन एक भी लाश पता नहीं। बड़े बड़े बैनर लगे, बड़े बड़े होर्डिंग लगे, बड़े बड़े पोस्टर लगे, लेकिन आज भी देश की जनता उस 44 जवानों की माताएं, उस 40 जवानों की बहनें, उस 40 जवान की पत्नियां शहीद की दर्जा पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। यह सरकार बेरहम है, यह सरकार बेऔलाद है, यह सरकार निकम्मी है। क्या आपको लगता है रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध में भारत हस्तक्षेप करेगा या पीठ दिखाकर भागेगा? देखिए, मैं ज्यादा कुछ कहूं तो लोग कहेंगे बोलता है। मैं मोदी जी की तरह बोलने का प्रयास नहीं करूंगा। मोदी जी जुमलेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। चाइना क्रम बाई क्रम बॉर्डर पार कर रहा है, जमीन को कब्जा कर रहा है, और हमारे आदरणीय नेता 2024 के भविष्य के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जब सदन में सवाल पूछते हैं और भविष्यवाणी करते हैं तो उनका नाम धर के उनका मजाक उड़ाया जाता है। जब देश में कोरोना काल आने वाला था, हमारे राहुल गांधी जी ने कहा था कि मोदी जी सचेत हो जाइए, अब भारत की बारी है। उन्होंने कहा भारत में तो कोरोना आएगा ही नहीं। लेकिन देखिए, 2 साल में ऐसा कोरोना आया कि व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग, कामगार, किसान की कमर टूट गई। आज तक वो सीधे नहीं हुए। और ऐसे लोग राशन और किरासन को फ्री करके 2-2 हजार रुपया किसान निधि के रूप में पैसा डालकर और कहते हैं कि हमने देश को सबल बनाया, हमने देश को सशक्त बनाने का काम किया। यह दुर्भाग्य है कि हमारे देश के भारत की सपना देखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सोच थी कि हमारे देश की आत्मा गांव में वास करती है। और सही मायने में अगर गांव नहीं तो देश नहीं, गांव नहीं तो राज्य नहीं। चलिए, बहुत आपने देखा, मैंने अखिलेश दयाल और बाकी लोगों से जाना कि यूक्रेन और रूस में विवाद हो रहा है, बमबारी हो रहा है, उसके बीच में जो है क्या हो रहा है उसके बारे में जाना, और नवीन जी की मृत्यु हुई है उसके बारे में जाना। आप खुद सोचिए कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध में भारत क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। आखिर छात्रों को रूस और यूक्रेन से वापस क्यों नहीं लाया जा रहा है? इसके पीछे देश की मंशा क्या है? क्या सरकार विफल हो चुकी है? आप खुद हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपका कोई भाई, बंधु या रिश्तेदार यूक्रेन या रूस में फंसा हुआ है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके पास आकर उसका संदेश ले सके, बात कर सके। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद।